हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन एकेडमी। और दोस्तों, आज का हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और उससे पहले एक जानकारी दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और अनअकैडमी पर मेरे 100 से ज़्यादा जो वीडियो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर के। यदि मेरे आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को देखने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर सर्च बार में मेरा नाम शैलेंद्र सिंह कर्ण के नाम से आप वहाँ पर सर्च करें और जो भी मेरे वीडियो फ्री हैं उन्हें आप बिल्कुल देखें। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पर विकास एवं शिक्षा शास्त्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं बाल विकास का तात्पर्य। अब दोस्तों, यहाँ पर बाल विकास का क्या तात्पर्य है वो यहाँ पर देखना जरूरी है। सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक बालक के विकास की प्रक्रिया ही बाल विकास कहलाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की जो स्थिति है उसे यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा एक बालक का जो विकास है न केवल उसके जन्म से बल्कि उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जैसे हमने देखा गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है। उपरोक्त अवस्थाओं के माध्यम से एक जो बालक हैं वो यहाँ पर विकास करते हुए परिपक्वता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी प्रमुख अवस्थाएं भी हमने यहाँ पर देखी। अब आगे दोस्तों हम देखते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। इन सिद्धांतों के माध्यम से एक जो बालक होता है उसमें यहाँ पर विकास होता है। तो जैसे कि पहला आप देख पा रहे हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों, हमारा निरंतरता का सिद्धांत क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती है। तो निरंतरता का सिद्धांत विकास को यहाँ पर परिभाषित करते हुए कि एक बालक में जो विकास होता है वो निरंतर गति से होता है और वो न केवल जन्म से बल्कि माँ के गर्भ से प्रारंभ होने के पश्चात एक व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक उसकी मृत्यु तक चलता है। और इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा बाल विकास का सिद्धांत है उसे कहा जाता है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, प्रत्येक बालक अपने आप में विशेष होता है और प्रत्येक बालक में कुछ व्यक्तिक यहाँ पर अंतर भी पाया जाता है और उसी के अनुसार ये हमारा जो सिद्धांत है ये कार्य करता है। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त जो विभिन्नता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, समाज में कई प्रकार के बालक पाए जाते हैं विभिन्न पृष्ठभूमियों से और विभिन्न प्रकार के उनमें मानसिक और शारीरिक जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं और उन्हें ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं? व्यक्तिक अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिक अंतर। और जो व्यक्तिक अंतर है एक प्रकार से बालक के बुद्धि और जो विकास है उसको भी यहाँ पर प्रभावित करते हैं और उसी के अनुरूप यहाँ पर इनमें जो विकास होता है वो यहाँ पर पाया जाता है और विकास के साथ साथ उनमें पाई जाती है पर्याप्त यहाँ पर भिन्नता। तो इस प्रकार से ये हमारा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। और दोस्तों, अगला जो हमारा सिद्धांत है जिसे यहाँ पर कहा जाता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अब दोस्तों, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत क्या कह रहा है उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी ना होने पर पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, भले ही विकास की गति यहाँ पर एक जैसी नहीं है लेकिन पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पर विकास के क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। जैसे कि प्रत्येक बालक सर्वप्रथम यहाँ पर शैशवावस्था को प्राप्त होगा, तत्पश्चात बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को एवं प्रौढ़ावस्था को। मतलब ये जो क्रम है सभी बालकों में समान होता है, चाहे बालकों में कितनी भी भिन्नता पाई जाती हो। इस प्रकार से कुछ न कुछ तो यहाँ पर एक रूपता यहाँ पर है और उसे ही क्या कहते हैं हम? विकास के क्रम का एक रूपता का सिद्धांत।
दोस्तों अगला सिद्धांत है हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत यहाँ पर क्या कह रहा है उसे भी समझना आवश्यक है। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयाम में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से परस्पर संबंध का सिद्धांत ये कहता है कि विकास के जो भी आयाम है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, सभी एक दूसरे से यहाँ पर संबंधित होते हैं। यदि एक में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक सा वो दूसरे आयाम में भी परिवर्तन करने की यहाँ पर क्षमता रखता है, चूंकि एक दूसरे के साथ में वो किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित हैं। तो यहाँ पर लागू होता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। दोस्तों विकास के अगले सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं और विकास का जो अगला सिद्धांत है उसे कहा जाता है यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को यहाँ पर चलाना सीखता है, उसके बाद ही वह अन्य भागों में एकीकरण यहाँ पर सीखता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि पहले बालक अपने जो संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के माध्यम से भागों को यहाँ पर चलाना सीखता है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो बालक है अपने शरीर का यहाँ पर एक प्रकार से एकीकरण करता है। पहले जैसे कि उंगलियां चलाना सीखेगा, उंगलियां चलाने के माध्यम से फिर वो वस्तुओं को पकड़ना सीखेगा, वस्तुओं को पकड़ने के माध्यम से फिर वो अन्य कार्य अपने हाथ से करना प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से क्या किया उसने यहाँ पर एकीकरण के सिद्धांत का पालन किया। किसका? एकीकरण के सिद्धांत का यहाँ पर पालन किया। तो ये एकीकरण का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो देखते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों विकास की दिशा का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर क्या कह रहा है उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं ज़रा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, और उसके बाद फिर वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीख जाता है। तो दोस्तों ये विकास की दिशा है। विकास की दिशा एक निश्चित दिशा में होती है, जैसे कि सबसे पहले सिर और भुजाओं का विकास होता है, उन पर नियंत्रण करना सीखता है और तत्पश्चात वो टांगों पर नियंत्रण करना यहाँ पर धीरे धीरे सीखता है और वो फिर बिना सहारे के यहाँ पर खड़ा होना। एक बालक को आपने देखा होगा सर्वप्रथम अपना जो सिर और हाथ पैरों पर उसका कंट्रोल होता है और पैरों पर धीरे धीरे बाद में होता है। एक बालक एकदम तो खड़ा नहीं होने लगता, उसको कुछ समय लगता है। पहले वो सहारे के माध्यम से खड़ा होगा और तत्पश्चात फिर वो बिना सहारे के यहाँ पर चलना प्रारंभ कर देता है, खड़े होना प्रारंभ कर देता है। तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, एक निश्चित दिशा की ओर यहाँ पर विकास चल रहा है। अगले जो यहाँ पर हम कुछ उसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं वृद्धि एवं विकास की। तो दोस्तों क्या क्या विशेषताएं वो देखना यहाँ पर जरूरी है। वृद्धि एवं विकास गति की दर एक सी नहीं होती है। देखा हमने प्रत्येक बालक में वृद्धि और विकास की जो दर होती है, गति की जो दर है वो एक समान नहीं होती, क्योंकि उनमें पाई जाती है व्यक्तिक भिन्नता और व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार यहाँ पर उनकी जो गति की दर है वो भी बदलती है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। आप इस बात को समझते हैं कि पहले जो विकास होता है सामान्य प्रकार से होता है, तत्पश्चात तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर वो विशेष की ओर चलने लगता है। एक बालक पहले स्वाभाविक रूप से कुछ स्वरों को बोलना सीखता है, फिर स्वरों के माध्यम से फिर धीरे धीरे कुछ जो छोटे छोटे शब्द हैं उनको बोलना सीखता है, शब्द से वाक्यों को। तो ये एक विकास की दर हो गई, सामान्य से कहाँ की ओर जा रही है? विशेष की ओर। विकास की भविष्यवाणी यहाँ पर की जा सकती है। एक बालक की वृद्धि एवं विकास की गति की दर को आप देखते हुए यहाँ पर विकास की जो भविष्यवाणी है वो यहाँ पर कर सकते हैं। विकास लंबवत सीधा ना होकर के वर्तुलाकार होता है। अब दोस्तों विकास केवल एक ही दिशा में नहीं होता, वो चारों दिशा में होता है। इस प्रकार से केवल एक ही दिशा में केवल लंबवत और सीधा नहीं जाएगा, वो कैसा होगा? वर्तुलाकार होगा। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का यहाँ पर संयुक्त परिणाम के रूप में देखी जाती है। तो ये हमने यहाँ पर देखी वृद्धि एवं विकास के कुछ विशेषताएं, और आगे वीडियो में हम देख लेते हैं आज के जिस टॉपिक के माध्यम से जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न, और प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर यदि आपको आते हैं तो आप बताएं।
किसी बालक के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास में, 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद या माँ के गर्भ से ही। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपने बताया, माँ के गर्भ से ही। जैसा हमने देखा, जो विकास की प्रक्रिया न केवल जन्म से बल्कि माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, विकास की दिशा होती है किस प्रकार की होती है? दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा है विकास की दिशा का निश्चितता का सिद्धांत। तो बिल्कुल ऑफिशियली होगा यहाँ पर निश्चित, और बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर सही नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आपके पास में है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से पहला है डोनाल्ड, मिलर, पियाजे, बंडूरा और वॉल्टर्स। तो दोस्तों 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंडूरा और वॉल्टर्स के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन किसने दिया? हॉलॉक, जीन पियाजे, ड्रेवर या फ्रॉइड? तो दोस्तों 3rd ऑप्शन यानी कि ड्रेवर का ये कथन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। किसका कथन है दोस्तों? यहाँ पर ड्रेवर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो यहाँ पर सिद्धांत का नाम बताना है जो वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। नंबर 1 है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमारा सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, लाइक करें, कमेंट्स करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अनअकैडमी पर जो फ्री कोर्सेज हैं उनको अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।